हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी पर लेकर आया हूं आज आपके लिए दृष्टि आईएएस वेबसाइट्स पर मिशन चंद्रयान 3 के तहत दी गई जानकारी का विश्लेषण। जी हाँ साथियों, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन और विभिन्न कक्षाओं के प्रकार की जो कक्षाएं हैं उनकी जानकारी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा यह टॉपिक मुख्य परीक्षा या आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चंद्रयान 3 मिशन और उसका महत्व, विभिन्न प्रकार की कक्षाएं और उनका महत्व के बारे में जानना जरूरी है। खबरों में क्यों है? हाल ही में विज्ञान विभाग ने कहा है कि चंद्रयान 3 को अंजाम देने के लिए योजना बनाई गई है और चंद्रयान 3 का जो मिशन है वह चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर एक रोवर उतारना था, जो चंद्रयान 2 का था। विक्रम लैंडर के बाद की विफलता के बाद सन 2024 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक और मिशन की खोज की गई। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर मॉड्यूल होगा। हालांकि इस ऑर्बिटल में चंद्रमा 2 जैसे वैज्ञानिक उपकरण नहीं भरे जाएंगे। इसका काम केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाना है। उसकी कक्षा में लैंडिंग की निगरानी करना और लैंडर और पृथ्वी स्टेशन के बीच संचार तक की सीमित रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन क्या था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे जो चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित थे। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की कक्षा से चंद्रमा पर नज़र रखेगा, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर और रोवर मॉड्यूल को अलग किया जाना था। इसरो ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में के प्रणेता विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा था। वहीं पर अगर बात करें रोवर मॉड्यूल का, तो रोवर मॉड्यूल का नाम प्रज्ञान रखा गया था, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसे देश की सबसे शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस लॉन्च वाहन GSLV Mk3 पर भेजा गया था। हालांकि लैंडर विक्रम नियंत्रित लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग पर उतर गया और रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक यात्रा करने से रोक दिया गया। GSLV Mk3 क्या है? तो ये है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया था। यह एक 3 चरण वाला वाहन है। इसमें जिसे संचार उपग्रह का भूस्थितिक कक्षा में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका द्रव्यमान 610 टन है और 8000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में और 4000 किलोग्राम पेलोड को GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में समायोजित कर सकता है। अब जान लेते हैं कि कक्षाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले ध्रुवीय कक्षा आती है। यह ध्रुवीय कक्षा ध्रुवों के ऊपर उत्तर दक्षिण की ओर यात्रा करती है। पूर्ण घूर्णन में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। इन कक्षाओं का झुकाव 90 डिग्री के करीब होता है और यह उपग्रह को पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखने की अनुमति देता है, क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है। इन उपग्रहों के कई उपयोग हैं, जैसे कि फसलों की निगरानी करना, वैश्विक सुरक्षा करना, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता को मापना या वायुमंडल में तापमान को मापना। ध्रुवीय कक्षा में मौजूद लगभग सभी उपग्रह कम ऊंचाई पर हैं। किसी कक्षा को सूर्य समकालिक तब कहा जाता है जब पृथ्वी के केंद्र और उपग्रह तथा सूर्य को जोड़ने वाली रेखा के बीच का कोण पूरी कक्षा में स्थिर रहता है।
इन कक्षाओं को निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि LEO भी कहा जाता है, जो ऑनबोर्ड कैमरे को बार बार की जाने वाली प्रत्येक यात्रा के दौरान समान सूर्य रोशनी स्थितियों के तहत पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम बनाता है, जिससे उपग्रह पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी हो जाता है। यह एक ही स्थानीय सौर समय में पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु से गुजरता है। दूसरी कक्षा के बारे में बात करते हैं, भूतुल्यकाली कक्षा। जियोसिंक्रोनस उपग्रह को उसी दिशा की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। उनका कोई भी झुकाव हो सकता है। जब उपग्रह एक विशिष्ट ऊंचाई यानी कि पृथ्वी की सतह से लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में होगा तो यह पृथ्वी के घूर्णन से बिल्कुल मेल खाएगा। हालांकि भूस्थितिक कक्षाएं भू समकालिक कक्षाओं के समान श्रेणी में आती हैं, लेकिन इसके साथ भूमध्य रेखा पर स्थित होने का एक विशेष गुण होता है। भूस्थितिक उपग्रहों के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गोलाकार गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO, जियो स्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस पृथ्वी कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक अंतरिक्ष यान को पहले जियोसिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। GTO से अंतरिक्ष यान भूस्थितिक या भूतुल्यकालिक कक्षाओं में स्थानांतरित करने के लिए इससे अपने इंजन का उपयोग किया जाता है। तो ये टाइप ऑफ ऑर्बिट्स हैं। यहाँ पर हम जो पृथ्वी है वह सन साइक्लोनेसिस की जो ऑर्बिट है वह 600 से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। और बात करें अगर हम जियो स्टेशनरी की ऑर्बिट की तो वह 35,800 किलोमीटर से ऊंचाई पर है। जबकि बात करें अगर हम पोलर ऑर्बिट की तो पोलर ऑर्बिट 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करें तो 160 से 1000 किलोमीटर, मीडियम लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करें तो 1000 किलोमीटर तक। तो इस तरह से ये दृष्टि IAS पर की वेबसाइट पर चंद्रयान 2 और 3 को लेकर के ये बातें कही गई हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक हमारे YouTube चैनल डोल्चा अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।